केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आर्टिकल 239 से लेके 242 तक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जिनको पिछले लेक्चर रह गए हैं, ठीक है, तो वो आप जाके, ठीक है, किस पे, तो शतरंग कुशवाहा करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। मैंने दोनों अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पार्ट 9 पंचायत। भाग 9 क्या सा आपका पंचायत है। ओके, हाँ जी शर्मा जी बताएं क्या हुआ। सर गलती से हो गया था। अच्छा गलती से हो गया था, चलिए ठीक है, इट्स ओके। फिर आपका पार्ट 9 पंचायत, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक। फिर आपका म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल 243 जेड जी तक। और फिर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में लिख लेंगे, पंचायती के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। पहले आप पंचायत के बारे में लिखेंगे पंचायत के बारे में। इट वॉज एक्सप्लेन्ड और added after the constitutional amendment amendment 73 in year 1992। इसे संविधान संशोधन 73 1992 के तहत जोड़ा गया। किसे? पार्ट 9 वाला जो पोर्शन है आपका, ये था तो आपका पार्ट 9 एग्जिस्ट करता था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसे एक्सप्लेनेशन जो मिली है वो किसके तहत मिली है, तो संविधान संशोधन 73 1992 के तहत इसे एक्सप्लेनेशन मिली है, इसे विस्तारित रूप दिया गया है, ठीक। दूसरा आप याद रखेंगे कौन सा, पार्ट 9 है। इसके बाद से शेड्यूल में जब आऊंगा तो वहां पे भी लिखवाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। फिर लिखेंगे आप पार्ट 9B, it is added by constitutional amendment 74 in year 1902। इसे संविधान संशोधन 74 1992 के तहत जोड़ा गया। इसे संविधान संशोधन 74 1992 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। पंचायती राज का जो कंसेप्ट आने को तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे किसके टाइम पे, तो 1952 1952 में नेहरू ये कंसेप्ट ले आएंगे, लेकिन ये पूर्णतः जो आपका फोर्सिबली जो पूरे देश में जो लागू होगा वो किसके बाद लागू होगा, तो आप देखोगे ये सब चीजें आपके 1992 के तहत लागू होंगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे पंचायती राज में हम पढ़ेंगे कि ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन इनसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद से आपका पार्ट 9B है आपका 9B, ये पार्ट 9A कर लेना ऊपर वाला, ठीक है। ये पार्ट 9A है आपका, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। और उसके बाद से म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। और ये पार्ट 9 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसे संविधान संशोधन 97 इन ईयर 2011, इसे संविधान संशोधन 97 2011 के तहत जोड़ा गया है। इट इज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 इन ईयर 2011, ठीक है। ये इस बार काफी एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है। एनडीए में भी था ये, यानी सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। उसके बाद से ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था कि पार्ट बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इससे जनरली अमेंडमेंट ही पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आर्टिकल 19 पढ़ोगे, उसमें एक सी पढ़ोगे, राइट टू फॉर्म यूनियन, संघ बनाने का अधिकार। तो वहीं पे क्या किया गया, यूनियन के साथ एक वर्ड और जोड़ दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार आपको दिया गया है। फिर आर्टिकल 43 पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे भी यूनियन कोऑपरेटिव के स्टेट के साथ एक वर्ड और जोड़ दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
तो उनको भी संवैधानिक दर्जा क्या कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है। तो ये आपके ये याद रखेंगे, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स ये जनरली आपसे एग्जाम में पूछता है 73, 74 और आपका 97। इसके बाद से आप लिखेंगे कौन सा, तो जाहिर सी बात है आज ये पार्ट 10 पर शेड्यूल एंड ट्राइब्स, ठीक है। कौन सा, शेड्यूल एंड ट्राइब्स। तो इससे एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी क्षेत्र विशेष को आरक्षित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। या तो ये क्वेश्चन आता है या एग्जाम ये आता है कि कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो किसी भी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित कर सकता है, या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने का अधिकार किसको है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने का अधिकार किसको, तो ये राष्ट्रपति को है। तो वो किस पार्ट के तहत है, तो पार्ट 10 के तहत गिवन है। फिर आपका पार्ट 11 है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, संघ व राज्य के बीच संबंध। तो इस संघ व राज्य, ये जो आप देख रहे हो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, ये पूरा का पूरा क्या डिफाइन करेंगे, तो ये संघ व राज्य के बीच संबंध बताएंगे। आप संबंधों को 3 भाग में बांट के पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन, एक पढ़ोगे एक आपका फाइनेंस, ठीक, और एक आप पढ़ोगे लेजिस्लेचर। तो 3 पार्ट्सों में हम इन रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे जब आगे आएगा। फिर आपका पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय क्षेत्र के अधीन मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, सौराष्ट्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको व्यापार का जो अधिकार मिला है वो सब इसमें गिवन है आपका। उसके बाद से आप पढ़ोगे पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट, केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का कार्य फंक्शनिंग, ठीक है, उन लोगों का कार्यकाल, जैसे कि कितना कब तक रिटायरमेंट है, क्या क्या अधिकार गिवन है, वो सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, तो पार्ट 14 में आ जाएगा, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे चलते हैं। इसके बाद से याद रखेंगे आप पार्ट 14 है ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 223 ए से लेके 323 बी तक, यानी 323 ए से लेके 323 बी तक लिख लेंगे। इसे यानी पार्ट 14 बी की बात कर रहा हूं, पार्ट 14 ए की बात करें हम, इट इज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 इन ईयर 1976, ठीक है। इसे संविधान संशोधन 42 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसे संविधान संशोधन 42 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसमें प्राधिकरण आप पढ़ोगे, ठीक है, यानी स्पेशल कोर्ट्स वगैरह ट्रिब्यूनल्स आप इसमें देखोगे। इसके बाद से पार्ट 15 है आपका इलेक्शन निर्वाचन, पार्ट 15 में पढ़ोगे आप इलेक्शन निर्वाचन, ठीक है, जिसमें निर्वाचन आयोग, उसके फंक्शनिंग, उसके पावर्स देखेंगे हम लोग। फिर आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, जिसे हम आरक्षण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप देखोगे लोकसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, यहाँ पे आरक्षण देखोगे, ओबीसी कमीशन देखोगे, SC ST कमीशन देखोगे। इस बार ओबीसी कमीशन से भी क्वेश्चन आया था कि किस अनुच्छेद में है, तो ये हम पार्ट आपका 16 में पढ़ेंगे। फिर आपका पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा, तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, यानी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी आप देखोगे। उसके बाद से आपका नेक्स्ट है इस यहीं पे आप देखोगे, आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो यहीं पे देखोगे आप आर्टिकल 348 जिसके तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या आपकी इंग्लिश है, तो ये भी आप इसी में पढ़ोगे। फिर आपका इमरजेंसी प्रोविजन, 3 तरह की इमरजेंसी देश में लगाई जाती है, एक आपका नेशनल इमरजेंसी 352, फिर 356 में आप पढ़ोगे कौन सा, तो प्रेसिडेंट रूल यानी जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और 360 में आप पढ़ोगे कौन सा, तो वित्तीय आपातकाल। फिर हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल से एग्जाम एक ही क्वेश्चन आता है, या तो आर्टिकल पूछता है या ये पूछता है इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो वित्तीय आपातकाल का एक बार भी देश में प्रयोग नहीं हुआ है, भगवान अगर ऐसे कभी हालात आए, ठीक है, जैसे आज कोरोना के हालात है, तो सरकार का चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है। फिर आपका मिसलेनियस, ठीक है, यानी मिसलेनियस में जो चीजें पहले रह चुकी थी, तो उस कंडीशन आप कहाँ देखोगे, मिसलेनियस में देखोगे, जैसे जिसमें संसदीय विशेषाधिकार की बात करेगा, जैसे आर्टिकल 361 पूछा था इस बार एग्जाम में,
यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय में क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता या उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 361 पूछा था। एंग्लो इंडियन की परिभाषा यहीं पे भी गिवन थी आपकी आर्टिकल 365(2) में। तो उसका 366(2) में, तो उस कंडीशन में वो भी चीजें हम यहीं पे देखेंगे। फिर आपका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, ठीक है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंडर विच पार्ट या अंडर विच आर्टिकल इट इज गिवन। संविधान संशोधन क्या है, कैसे होता है, वो सारी चीजें देखोगे आप। फिर आपका टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 370 आपका मेन था, जो अक्सर एग्जाम में पूछता था एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत स्पेशल राज्य का दर्जा गिवन है, तो वो आपका कौन सा था, आर्टिकल 370। अब क्या पूछता है, तो आप आर्टिकल 371 पूछता है, ठीक है, कि नागालैंड, मणिपुर या गोवा, सिक्किम और कर्नाटक, आंध्रा, इन सबको किस किस कैटेगरी के तहत स्पेशल राज्य, तो वो आर्टिकल 371 ABCDEF करके उसमें हम देखेंगे। फिर है आपका लास्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका कौन सा, शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, यानी लघु उपाधियां, संविधान का लागू होना व संविधान का हिंदी रूपांतरण व निरासन। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कि संविधान का हिंदी रूपांतरण वगैरह, उसके बाद से कौन कौन सी चीजें, जैसे जब अपना संविधान लागू हुआ तो जो पहले से चले आ रहे प्रावधान थे, जैसे कौन से आप देखोगे, 395 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, इन सभी अधिनियमों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उन्हीं सबका निरासन है और बाकी चीजों जो हमारे संविधान में है उन सबका एक्सप्लेनेशन है। जनरली जो एग्जाम में आर्टिकल पूछते हैं वो आर्टिकल 371 तक ही पूछा जाता है, आगे के आर्टिकल्स आप नहीं देखोगे एग्जाम में कभी ऐसे पूछते हुए। तो 370 तक मेन आर्टिकल्स तो हम सारे करेंगे ही, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिनका पिछला लेक्चर रह गया है वो एक बार क्या कर लेंगे, तो पुराने जो सब्जीवन चैनल है आपको यूट्यूब पे, उस पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका शेड्यूल, इसके बाद क्या आपकी अनुसूचियां, कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इनिशियली वी हैव 8 शेड्यूल, करंटली वी हैव 12। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रारंभिक तौर पर संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो प्रारंभिक तौर पर संविधान में कितनी, तो आपकी 8 अनुसूचियां थी। टुडे वी हैव 12, आज इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो ये नंबर भी आप एकदम याद रखेंगे। अगर मैं पार्ट से क्वेश्चंस की बात करूं, पार्ट से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपने जनरली क्वेश्चंस देखे होंगे, या तो ये पूछता है डायरेक्ट कि नागरिकता किस पार्ट में है, या ये पूछ लेगा निर्वाचन किस पार्ट में है, या ये पूछ लेगा आपका पार्ट 9 किससे संबंधित है, पंचायती राज से, ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या आप एग्जाम में देखोगे एक तरफ पार्ट्स गिवन होंगे, एक तरफ उनके सब्जेक्ट्स मैटर्स गिवन होंगे, और मैच द फॉलोइंग पूछेगा कि इन्हें सही से मैच करिए, ये एग्जाम में रहता है। या तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये कहेगा आउट और वन, यानी आपको जो विषम है उसे निकालना होता है, या कौन सा सही मैच नहीं है उसे निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पार्ट से बनते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, याद करने का सिंपल सा तरीका है। देखिए याद कैसे करोगे, तो याद करने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, देश चाहिए। क्या चाहिए, देश, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। फिर आपको क्या चाहिए, देश में कौन रहेंगे, नागरिक रहेंगे। क्या रहेंगे आपके, नागरिक रहेंगे, सिटीजन। सिटीजन को क्या चाहिए, तो अधिकार चाहिए। तो आप उन्हें क्या दोगे, उनके मूलभूत अधिकार दोगे। अधिकारों के बाद, ठीक है, सिद्धांत तय करोगे आप, कुछ सिद्धांत तो तय करोगे ना कि क्या सिद्धांत होना चाहिए। उसके बाद से उन्हें बताओगे कि उनके कर्तव्य क्या होना चाहिए, यानी देश में नागरिक, उनके अधिकार और उनके लिए फिर सिद्धांत। उसके बाद से उनके कर्तव्य आते हैं। फिर ये कौन तय करेगा, ये अधिकार सिद्धांत, ठीक है, ये कौन लागू करेगा, कौन तय करेगा, तो ये करेगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि पार्ट 7 तो जा चुका है, पार्ट 7 जो राष्ट्र प्रमुख थे वो है नहीं, ठीक है, लागू करेंगे। उसके बाद से कौन लागू करेगा, तो उसके बाद से लागू करेंगे आपके पंचायतें, पंचायतों के बाद नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के बाद भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर जब इन सब चीजों को लागू किया जाएगा तो किसका ध्यान रखा जाएगा, तो अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान रखा जाएगा। किसका, अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान रखा जाएगा। जब ये चीजें लागू करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्लैश करेगा।
तो फिर रिलेशन देखना पड़ेगा, केंद्र व राज्य का रिलेशन कैसा है। फिर वो रिलेशन किस पे तय होगा, वित्त पे तय होगा, प्रॉपर्टी पे तय होगा, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पे तय होगा, व्यापार पे तय होगा। फिर इन सब चीजों को करने के लिए क्या चाहिए, आपको लोग चाहिए, फिर उनकी क्या करोगे, आप भर्ती करोगे। फिर सर्विस अंडर द स्टेट एंड यूनियन, जब आप भर्ती करोगे तो वो लोग आएंगे कैसे, या तो निर्वाचन से आएंगे, कैसे आएंगे, आपके निर्वाचन से आएंगे। फिर जब निर्वाचन करोगे तो फिर किसका ध्यान रखोगे, कुछ वर्ग विशेष का ध्यान रखोगे, यानी आरक्षण वगैरह दोगे। फिर उनकी भाषा तय करोगे कि वो भाषा उनकी कौन सी होनी चाहिए। फिर भाषा तय कर लोगे तो कुछ कभी आपातकाल जैसी घटनाएं घटित हो सकती है, तो आपातकाल के लिए प्रावधान होगा। जो बचा कुचा रह गया वो मिसलेनियस में देखोगे, और जो मिसलेनियस में देखोगे उससे भी काम नहीं बनता है तो फिर आप संविधान में संशोधन करोगे। फिर कुछ चीजें अस्थायी तौर पर जोड़ोगे और फिर कुछ चीजों का निरासन करोगे। तो पूरा आपको एक क्या करना है, कहानी की तरह इन सब चीजों को याद रखना है, कहीं नहीं याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पहला क्या है, तो पहला देश है, देश में नागरिक होंगे, नागरिक होंगे तो उनके अधिकार होंगे, अधिकार होंगे तो सिद्धांत होंगे, सिद्धांत होंगे तो कर्तव्य होंगे। ये कौन तय करेगा, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, केंद्र शासित प्रदेश करेंगे, उसके बाद पंचायतें करेंगे, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज करेंगे, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज करेंगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब ये सब चीजें होंगी तो फिर केंद्र व राज्य के संबंध आएंगे, संबंध किस पे तय होंगे, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद ये किस पे तय होता है, तो व्यापार पे तय होगा, व्यापार तय करोगे तो लोग चाहिए, यानी आपको भर्ती करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में चुनाव कराओगे, चुनाव करोगे तो फिर अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान